नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू इंडियन हेजमनी। मैं हूं अरहम मित्तल। ना इस वीडियो में हम एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करेंगे। हाल ही में पाकिस्तान की गवर्नमेंट आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अनलिमिटेड पावर्स देने जा रही है थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके तहत आसिम मुनीर एक डिक्टेटर भी बन सकता है और फ्यूचर में इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जंग होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। ना बहुत कुछ इस वीडियो में जानने के लिए इसको वेरियस मीडिया आउटलेट्स कवर कर रहे हैं। आप यहां पर आर्टिकल्स देख पाओगे। हिस्टोरिक ओवरऑल इन पाकिस्तान, मुनीर टू लीड ऑल फोर्सेस, सुप्रीम कोर्ट पावर्स कर्व्ड। सेम आप यहां पर देख पाओगे इज पाकिस्तान 27th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू द सिविलियन रूल। नाउ एग्जैक्टली हुआ क्या है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आसिम मुनीर को बहुत सारी पावर्स देने जा रही हैं। लिटरली हर चीज़ का सेंट्रलाइजेशन होने जा रहा है और आसिम मुनीर को वेरियस पावर्स दी जा रही हैं, जिसके तहत आसिम मुनीर जब तक जिंदा है बिल्कुल पाकिस्तान को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। नाउ जैसे कि आपको पता होगा पाकिस्तान में हर चीज़ आर्मी ही रूल करती है, मतलब आर्मी का ही हर जगह शासन चलता है, हर चीज़ आर्मी ही गवर्न करती है। आर्मी का वहाँ पर पूरा कंट्रोल है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़्यादा चलती नहीं है। अगर कोई भी गवर्नमेंट आर्मी को सपोर्ट नहीं करती है या आर्मी के अगेंस्ट जाती है तो वो सरकार ही गिर जाती है, जिसका मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल आपको यही देखने को मिलेगा कि आज तक पाकिस्तान में कोई भी सरकार अपने पूरे 5 साल कंप्लीट ही नहीं कर पाई है, क्योंकि वो हमेशा पाकिस्तान की आर्मी के अगेंस्ट ही चले जाते हैं। तो अगर आप पाकिस्तान की आर्मी के अगेंस्ट जा रहे हैं तो आप पाकिस्तान में सर्वाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि पाकिस्तान में आर्मी ही सब कुछ कंट्रोल करती है। तो इंडिया में ऐसा क्यों नहीं है? इंडिया में क्यों हर चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही आती है? आपको थोड़ा डिफरेंस समझना पड़ेगा। जैसे इंडिया में देखो हमारी एयरफोर्स है या नेवी है या आर्मी है, ये सीधा प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करती है। एज यू ऑल नो प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है एक तरह से। ये तीनों फोर्सेस का प्रेसिडेंट हेड है, ये तीनों प्रेसिडेंट को ही रिपोर्ट करती हैं। अगर प्रेसिडेंट ने कहा तभी ये तीनों एक्टिविटीज करेंगी। मतलब अगर इंडिया को कोई भी वॉर में जाना है तो सबसे पहले प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए होगी। अगर प्रेसिडेंट ने मना कर दिया तो इंडिया की आर्मी या नेवी या एयरफोर्स अटैक करने को नहीं जाएगी या इंडिया को डिफेंड नहीं करेंगी। तो एक तरह से हमारी तीनों फोर्सेस सिर्फ प्रेसिडेंट को ही रिपोर्ट करती हैं, मतलब ये प्रेसिडेंट के अंडर आती है। नो दूसरी बात, जो हमारी इंटेलिजेंस सर्विसेज है जिनके पास सारी खुफिया इंफॉर्मेशन रहती है जो कि वॉर के टाइम में काफ़ी ज़्यादा क्रूशल रहती है, वो सारी होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, मतलब करंटली अमित शाह जी के अंडर आती है ना। वो इंफॉर्मेशन अमित शाह जी को पता है, डिफेंस वाली इंफॉर्मेशन सारी प्रेसिडेंट को पता है, और तीसरी जो डिपार्टमेंट न्यूक्लियर वेपन्स को संभालता है या अपने पास रखता है उनके बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल करता है, वो सारे प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। तो एक तरह से सारे डिपार्टमेंट बटे हुए हैं, कोई किसी मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है, कोई किसी मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। लेकिन पाकिस्तान के ऐसा केस नहीं है। पाकिस्तान में पाकिस्तान के आर्मी चीफ को ही, मतलब आसिम मुनीर को ही सब कुछ पता है। इंटेलिजेंस सर्विसेज के बारे में सारा आसिम मुनीर को पता है, वो इनके अंडर है। न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में आसिम मुनीर को पता है। आसिम मुनीर का आर्मी में तो कंट्रोल है ही। तो एक तरह से एक ही इंसान के पास सभी पावर्स है, उसको न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन है, सारी खुफिया इंफॉर्मेशन उसके पास है, आर्मी उसके पास है। तो एक तरह से आसिम मुनीर के पास एब्सोल्यूट पावर है, जिसके चलते ही पाकिस्तान की आर्मी पूरी पाकिस्तान को गवर्न करती है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी को सब कुछ पता है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ही थोड़ा डिफरेंस है ना। अब पाकिस्तान कर क्या रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में 27th अमेंडमेंट लाके आसिम मुनीर को और ज़्यादा पावर्स दे रहा है, जिसको हम थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं ना। सबसे पहली बात, एक नई पोस्ट ऐड की जा रही है जो कि है CDF, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ना। पाकिस्तान में भी ऐसा ही है, जो इनके तीनों फोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल एयरफोर्स, नेवी या आर्मी, ये सारी प्रेसिडेंट को ही रिपोर्ट करती है। लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। रियलिटी में सारे आर्मी चीफ आसिम मुनीर को ही रिपोर्ट करते हैं, लेकिन लीगल रिकॉग्नाइजेशन यही है कि सारे प्रेसिडेंट को ही रिपोर्ट करेंगे। लेकिन अब आसिम मुनीर कर क्या रहा है कि एक नई पोस्ट CDF मतलब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस क्रिएट कर रहा है, और तीनों फोर्सेस सारे CDF को ही रिपोर्ट करेंगे। आसिम मुनीर खुद को CDF बना लेगा, मतलब तीनों फोर्सेस अब डायरेक्टली आसिम मुनीर को ही रिपोर्ट करेंगी। तो प्रेसिडेंट का रोल यहां से चला जाता है कि प्रेसिडेंट को सारे रिपोर्ट करेंगे। आसिम मुनीर प्रेसिडेंट के नीचे एक पोस्ट बना रहा है CDF, और सारी फोर्सेस मिलके CDF को ही रिपोर्ट करेंगे। CDF बाद में जरूर प्रेसिडेंट को बता देगा, नहीं तो सारी इंफॉर्मेशन CDF के पास ही रहने वाली है। तो आसिम मुनीर खुद को CDF बनाएगा, सारी इंफॉर्मेशन अब आसिम मुनीर के पास डायरेक्टली ही आने वाली है, और उसको एक लीगल रिकॉग्नाइजेशन भी मिलने वाली है। मतलब आज से पहले ऐसा डायरेक्टली नहीं था कि पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन सारी इसके पास ही आएगी, आसिम मुनीर के पास। लेकिन अब CDF का पोस्ट क्रिएट करके ये ऑफिशियल कर रहा है कि सारी इंफॉर्मेशन आप मेरे को ही दोगे। काफी
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन नेवी को कुछ भी करने का मिला नहीं। इंडियन नेवी चाहती थी कि हम भी एक्शन मिले, क्योंकि एयरफोर्स और आर्मी दोनों ने मिलकर पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा धोया, तो इंडियन नेवी भी कुछ एक्शन लेना चाहती थी। लेकिन अब फ्यूचर में अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो उसमें इंडियन नेवी का काफ़ी बड़ा रोल रहने वाला है। नो, इंडियन नेवी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। अगर उनको मौका मिला तो कराची के पोर्ट को ब्लॉक करके पाकिस्तान की जो बची खुची इकोनॉमी है उसको भी बिल्कुल ठप कर सकते हैं। तो आगे इंडियन नेवी का रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इंडिया आज के समय ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइजेस को कंडक्ट कर रहा है, जिसमें हमारी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों इकट्ठे मिलकर एक्सरसाइजेस कंडक्ट कर रहे हैं, अपनी कोऑर्डिनेशन इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया को पता है कि फ्यूचर में नेवी का रोल काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। तो नेवी के साथ मिलकर हमको मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट करनी है, ताकि हमके फ्यूचर में वॉर में एक बड़ा एज मिल सके। इसी के चलते आसिम मुनीर ने नेवी को भी अपने अंडर कर लिया है कि नेवी भी सारी इंफॉर्मेशन मेरे को ही देगी, ताकि फ्यूचर में हम अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट कर पाए। नो, दूसरी सबसे बड़ी बात, आसिम मुनीर ने अपने आप को पूरी जिंदगी के लिए फील्ड मार्शल डिक्लेयर कर दिया है। नो, फील्ड मार्शल जैसी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बताई नहीं गई है। तभी पाकिस्तान में कहा गया था कि आसिम मुनीर ने भले ही अपने आप को फील्ड मार्शल डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन इसकी कोई भी लीगल रिकॉग्नाइजेशन नहीं है। नो, आसिम मुनीर ने ये फील्ड मार्शल वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया और यह भी कहा है कि जो फील्ड मार्शल बन गया वो जिंदगी भर के लिए फील्ड मार्शल रहेगा और सारी पावर्स उसकी एंजॉय करेगा। मतलब अब आसिम मुनीर जब तक जिंदा है तब तक वो फील्ड मार्शल रहेगा और सारी पावर्स फील्ड मार्शल की वो जब तक जिंदा है तब तक एंजॉय करेगा। नो, तीसरी सबसे बड़ी बात, एफसीसी को क्रिएट किया गया है, मतलब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड। नो, एक बात समझ के चलो, अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस सरकार लाने की कोशिश करती है तो उसको सुप्रीम कोर्ट जरूर देखता है। आपने इंडिया में भी देखा ही होगा, अगर कोई भी सरकार लाने की चेंजेस करती है कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसको हमेशा अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर दिया जाता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो एक तरह से जुडिशरी चेक रखती है कि सरकार कुछ ऐसे एक्शंस तो नहीं ले रही जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाते हैं। वैसे ही सेम केस पाकिस्तान में भी है। लेकिन अब आसिम मुनीर कर क्या रहा है कि उसने एक नया कोर्ट ही क्रिएट कर दिया कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड कोई भी मुद्दा है तो वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा बल्कि एफसीसी में जाएगा, मतलब फेडरेशन कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में जाएगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट को कोई भी हक नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के मैटर के ऊपर अपनी इंटरप्रिटेशन दे या कोई भी जजमेंट दे, ये सीधा एफसीसी के अंडर ही आएगा। एफसीसी अपॉइंट कौन करेगा, आइदर आसिम मुनीर या पाकिस्तान के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर करेंगे, वो भी सीधे आसिम मुनीर के अंडर ही है। तो एक तरह से आसिम मुनीर कोर्ट के ऊपर भी अपनी प्रेजेंस काफी ज्यादा इंक्रीज कर रहा है कि अगर वो कोई भी चेंजेस करे तो सुप्रीम कोर्ट उसको नलीफाई ना कर दे। तो एक तरह से आसिम मुनीर जुडिशरी को भी खत्म करने की कोशिश कर रहा है। उसने सुप्रीम कोर्ट को साफ साफ कहा है कि आप केवल क्रिमिनल या सिविल केसेस के साथ ही डील करो, कॉन्स्टिट्यूशन में आपका कोई भी रोल है नहीं। तो आसिम मुनीर ने अपने आप को बिल्कुल सेफ गार्ड करके रखा है कि जो भी मैं चेंजेस कर रहा हूं कोर्ट उसको नलीफाई ही नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने कोर्ट ही नहीं बना दी है जो सिर्फ मेरी बात ही मानेगी। फील्ड मार्शल मैं पूरी जिंदगी लिए हूं और सारी फोर्सेज, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी डायरेक्टली मेरे अंडर ही आती है। तो एक तरह से आसिम मुनीर आज के टाइम में पाकिस्तान का बेतहाज बादशाह बन गया है, जो कि जब तक जिंदा रहेगा पाकिस्तान को पूरे तरीके से कंट्रोल करेगा। ना, आज के समय यूनाइटेड स्टेट्स इस मुद्दे पर बिल्कुल ही चुप बैठा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक काफी ज्यादा प्रो पाकिस्तान प्रेसिडेंट बने हुए हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी वाली क्रिप्टो में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट क्या किया और डोनाल्ड ट्रंप की चापलूसी क्या करी। डोनाल्ड ट्रंप खुल के पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा प्रमोट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रो पाकिस्तान प्रेसिडेंट हो रखे हैं और तभी आसिम मुनीर इसका फ़ायदा उठा रहा है। नहीं तो आप खुद सोचो, जहाँ पर भी ऐसा कुछ देखने को मिलता है सबसे पहले यूएस ही भौकाल मचाने जाता है कि ह्यूमन राइट्स का वोलेशन हो रहा है, डेमोक्रेसी खतरे में है। फॉर एग्जाम्पल, वो अफगानिस्तान में गया था, डेमोक्रेसी स्थापित करने गया था, ऐसा ही सेम पाकिस्तान में भी कर सकता था। लेकिन आज के समय डोनाल्ड ट्रंप इतने ज़रा प्रो पाकिस्तान प्रेसिडेंट बने हुए हैं कि वो कुछ भी एक्शंस इसके अगेंस्ट लेंगे नहीं, जिसका खुला फायदा उठा के आसिम मुनीर ये हरकतें कर रहा है, अपने आप को खुली पावर देने की कोशिश कर रहा है। नाउ जब हिस्ट्री में भी ऐसा देखने को मिला है कि पाकिस्तान के आर्मी जनरल्स ने अपने आप को अनलिमिटेड पावर देने की कोशिश करी है, तब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आपको एक बड़ी वॉर देखने को मिली है ना। आज भी ऐसा ही हो रहा है। आसिम मुनीर अपने आप
आपको अनलिमिटेड पावर देने की कोशिश कर रहा है, जिसका रिजल्ट क्या होगा, फ्यूचर में आपको पक्का इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बड़ी वॉर देखने को मिलेगी। मेजर जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट भी यही कह रहे हैं, चाहे जो सी मर्जी कंट्री के हो, कि फ्यूचर में आपको इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बड़ी वॉर देखने को मिलेगी। उसका मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल आपको वाटर देखने को मिल रहा है। पानी की वजह से आगे जाके लड़ाई पक्का होने वाली है, क्योंकि इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयस में डाल रखा है, जिसके तहत अब इंडिया पाकिस्तान को पानी नहीं देगा। अब तो सर्दियों का मौसम चल रहा है, लेकिन जैसे ही अगले साल मार्च के बाद अप्रैल मई जून आएगी तो काफी ज्यादा हीट वेव्स आने वाली है। नॉर्थ इंडिया में तो वैसे भी गर्मी भयंकर पड़ती है, वैसे ही पाकिस्तान में भी गर्मी भयंकर पड़ती है। तो इतनी ज़रा हीट वेव्स आएगी, पाकिस्तान की नदियों में जो थोड़ा बहुत पानी है वो वैसे ही हीट वेव्स के कारण सूख जाएगा। इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयस में डाल के पाकिस्तान को और पानी दे नहीं रहा, मतलब अब पाकिस्तान को और पानी मिलेगा नहीं। जो थोड़ा बहुत पानी उनके पास है वो हीट वेव्स के कारण सूख रहा है। दूसरी साइड अफगानिस्तान भी डैम्स कंस्ट्रक्ट कर रहा है ताकि पाकिस्तान को पानी ना मिले। तो एक तरह से पाकिस्तान फ्यूचर में पानी की किल्लत महसूस करने वाला है, जिसके तहत वो इंडिया के साथ पक्का छोटी कॉन्फ्लिक्ट में उलझेंगे, क्योंकि वो इंडिया के ऊपर ही इसका दोष डालेंगे कि इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को फॉलो ना करके पाकिस्तान का पानी रोक रहा है। और ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इंडिया को अटैक करना। इवन कि पाकिस्तान खुल के इंडिया को वार्न भी कर चुका है कि अगर इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी वाली रिवर्स के ऊपर डैम्स कंस्ट्रक्ट करेगा तो पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स के थ्रू उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो पाकिस्तान ने तो इंडिया को खुली धमकी दे रखी है। तो फ्यूचर में पक्का पानी को लेके इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आपको जंग देखने को मिलने ही वाली है। होपफुली आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।